Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जानेंगे साइकोएनालिसिस के इस थर्ड पार्ट में जैक लैकन के बारे में। वो भी सिगमंड फ्रॉइड की तरह एक साइकोएनालिस्ट हैं। साइकोएनालिसिस के फर्स्ट पार्ट में आपने जाना एक ओवरऑल व्यू अबाउट साइकोएनालिसिस। सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी और इस पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जैक लैकन की थ्योरी। जैक लैकन अपने आप को हमेशा एक फ्रॉइडियन कहते हैं और उन्होंने बेसिकली फ्रॉइडियन कंसेप्ट को स्ट्रक्चरलिस्ट एंगल से समझने की कोशिश की है। So it has become a little bit complex in that sense, but still we would try to understand it. So let us begin the third part of psychoanalysis, Jacques Lacan. So these are some biographical information about Jacques Lacan. He was a prominent French psychoanalyst who made significant contribution to psychoanalytical theory, जैसे मैंने बताया। और क्योंकि इन्होंने फ्रॉइड को इतना ज़्यादा फॉलो करने की बात कही है, and that is why he is called a French Freud. His work is often seen as an extension and reinterpretation of the ideas of Sigmund Freud in the light of structuralist theories. ये बात मैंने आपको बता दी कि जो फ्रॉइड ने कंसेप्ट्स दिए हैं उन्हीं को इन्होंने एक्सटेंड किया है और रीइंटरप्रेट किया है। रीइंटरप्रेट करने में बेसिक जो थ्योरी इन्होंने अप्लाई की इन साइकोएनालिसिस वो थी स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी दैट वाज गिवन बाय फर्डिनांड डी सैशो। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है कि जो स्ट्रक्चरलिस्ट के टर्म्स हैं वो इन्होंने साइकोएनालिसिस को समझने के लिए यूज़ किए हैं। Lacan began his academic pursuit by studying medicine. He was a doctor and later specialized in psychiatry. He became interested in psychoanalysis, particularly in work of Sigmund Freud. In his later career, he came to be influenced by structuralism of Ferdinand de Saussure, Lévi-Strauss, and Roman Jakobson, as a result of which he became a famous structural psychoanalyst. It means his theory is the amalgamation of the two theories. One is the theory of psychoanalysis of Freud, and another theory is the structuralist theory given by Ferdinand de Saussure. इन दोनों का मिक्सचर आपको जैक्स लैकन में दिखाई देगा। So how his work came into light, here we would understand it. He expressed his view through a number of seminar lectures. इन्होंने जो चीज़ें हैं वो लेक्चर की फॉर्म में देनी शुरू की और वो लेक्चर सीरीज़ कई साल तक चलती रही जिसमें ये अपने आइडियाज़ को प्रोजेक्ट करते रहे। एज इट इज़ पब्लिश्ड फॉर्म में आइडियाज़ वन बाई वन नहीं आए, बल्कि ये कलेक्टिवली लेटर ऑन पब्लिश किए गए। इनके जितने भी सेमिनार लेक्चर्स हैं वो एक जगह कंबाइन करके पब्लिश किए गए और विद द टाइटल ईक्रिट्स। कुछ इनकी फेमस सेमिनार सीरीज़ हैं जिनमें ये लेक्चर्स हैं, जो टॉपिक्स जिनके ऊपर ये बोले, द 4 फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ साइकोएनालिसिस, एथिक्स ऑफ साइकोएनालिसिस, the psychosis. These are the famous seminar series or the topics on which he gave his deliberations. एक और सेमिनार जिसके बारे में अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उस सेमिनार में इन्होंने प्रेजेंट किया पेपर। वो पेपर था साइकोएनालिटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एडगर एलन पो शॉर्ट स्टोरी पर्लोइंड लेटर। इस स्टोरी की, ये स्टोरी एडगर एलन पो की है, इस स्टोरी की इन्होंने साइकोएनालिटिक इंटरप्रिटेशन अपनी थ्योरीज के हिसाब से की थी। His significant essay, The Insistence of the Letter in the Unconscious, was also delivered as a lecture in a seminar series in 1957. In 1964, Lacan founded the École Freudienne de Paris. It means the Freudian School of Paris, which became a center for Lacanian psychoanalysis and attracted students from around the world. बेसिकली हुआ क्या था कि इनके ऊपर जब शुरू में इन्होंने पेपर्स वगैरह अपने पढ़े तो कुछ लोगों को लगा कि ये फ्रॉइड के कंसेप्ट के अगेंस्ट बोल रहे हैं।
लेकिन इन्होंने हमेशा यही कहा कि ही इज़ बेसिकली ए फ्रॉयडियन, बट जब उन्होंने ये एस्टेब्लिश कर लिया फ्रॉयडियन स्कूल ऑफ पेरिस, तो लोगों को लगने लगा कि नहीं, ही इज़ एक्सटेंडिंग समथिंग इन द आइडियाज़ गिवन बाय फ्रॉयड. Now this is his approach to psychoanalysis. Lacan developed a unique and innovative approach to psychoanalysis that emphasized the role of language, culture and social norms along with the unconscious desires in shaping the human subjectivity. So at different steps in understanding Lacan, it is very essential that you should have a knowledge of Freud, because टाइम एंड अगेन हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि फ्रॉयड ने क्या कहा और उसे ये रीइंटरप्रेट कह के क्या कहना चाह रहे हैं. तो बेहतर है कि अगर आपने फ्रॉयड वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देखें, ताकि आप दोनों चीज़ों के कंपैरिजन से एक अच्छा सा कंसेप्ट डेवलप कर सकें. तो उन्होंने देखिए, फ्रॉयड की जहाँ तक बात है, उन्होंने अनकॉन्शियस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है. बट अनकॉन्शियस के साथ साथ इन्होंने किस चीज़ को भी बताया कि अगर किसी व्यक्ति की सब्जेक्टिविटी शेप हो रही है, उसकी आइडेंटिटी शेप हो रही है, तो उसमें आई शुड नॉट से आइडेंटिटी, ये सब्जेक्टिविटी ही शेप हो रही है, तो उसमें रोल ऑफ लैंग्वेज, कल्चर और सोशल नॉर्म्स बहुत ज़्यादा होता है बिसाइड्स द अनकॉन्शियस डिज़ायर्स. He was of the opinion that the unconscious is structured like a language. स्ट्रक्चरलिज्म आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि स्ट्रक्चरलिस्ट ने ये कहा था कि लैंग्वेज भी एक सिस्टम है. इट इज़ ऑल्सो स्ट्रक्चर्ड. इसमें भी सिग्निफायर, सिग्निफाइड और साइंस का यूज़ होता है. वो पूरी थ्योरी है, आप स्ट्रक्चरलिज्म की देखिएगा. उन्होंने कहा कि जैसे लैंग्वेज स्ट्रक्चर होती है, इसी तरीके से अनकॉन्शियस किसी भी ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर होता है. तो यही वाला जो आइडिया है ये इन्होंने स्ट्रक्चरलिस्ट थियरिस्ट से लिया है. उन्होंने कहा था स्ट्रक्चरलिस्ट ने कि लैंग्वेज इज स्ट्रक्चर्ड. इन्होंने कहा कि अनकॉन्शियस इज स्ट्रक्चर्ड लाइक ए लैंग्वेज. और उन्होंने उससे फर्दर कहा कि इट इज़ ऑल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ लैंग्वेज. इट मीन्स अनकॉन्शियस इज नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड लाइक लैंग्वेज, but it is also a product of a language. So I have seen it in this picture. The language is the structure of unconscious mind. It means language is providing a structure for organizing unconscious mind. Simultaneously, it is also providing the content that is there in the unconscious mind. It means it is not only serving as a medium through which unconscious contents are expressed and communicated, rather it is also structuring. So language, here इसे अंडरस्टैंड करने के लिए इस सेंटेंस को पढ़ते हैं. A language not only shapes how we express ourselves, बट ऑल्सो शेप्स वेरी फैब्रिक ऑफ अनकॉन्शियस. मतलब लैंग्वेज एक ये तरीका तो है ही कि हम किसी चीज़ को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसके लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत होती है. नाउ लेखन कहते हैं कि हमारे जो अनकॉन्शियस है, उस अनकॉन्शियस को भी शेप और स्ट्रक्चर प्रदान करने का कार्य लैंग्वेज ही करती है. हमारे अनकॉन्शियस में कौन से थॉट्स हैं, कौन सी डिज़ायर्स हैं, कौन से एक्सपीरियंसेस हैं, वो जो शेप दे रहे हैं, इट इज थ्रू लैंग्वेज. फॉर इट ही गेव दैट triadic model of human experience. For that purpose, he gave the model of these three rings. These are known as the Borromean knots. And ये Borromean knots तो एक सिंबल है जो Borromean फैमिली ने यूज़ किया था. बट यहाँ पे जो हम बताना चाहते हैं कि इन्होंने बताया कि ह्यूमन एक्सपीरियंस को अगर समझना है तो आप इन 3 रिंग्स को समझिए. जैसे वो रिंग, उसमें से एक रियल को इंडिकेट करती है, एक इमेजिनरी को इंडिकेट करती है और एक सिंबॉलिक को इंडिकेट करती है, और ये साइमल्टेनियसली इस फॉर्म में रहती हैं. ये बोरोमियन रिंग का करेक्टरिस्टिक्स ही है कि अगर आप एक को ब्रेक करोगे तो वो पूरी की पूरी बोरोमियन रिंग ही डिसमेंटल हो जाएगी. तो ये ह्यूमन एक्सपीरियंसेस इन्होंने बताए कि
वो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, वो रियल होते हैं, वो इमेजिनरी होते हैं, वो सिंबॉलिक होते हैं, और ये तीनों एक साथ मिलके ह्यूमन एक्सपीरियंस को शेप करते हैं। अब नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि ये रॉ और अनस्पीकेबल एग्जाम्पल से मैंने समझाया नेक्स्ट स्लाइड में, अब उसे देखते हैं। Lacan proposed the triadic model of human experience consisting of the real, the imaginary and the symbolic। यानी ह्यूमन एक्सपीरियंस इन तीन चीज़ों से मिलके शेप होता है। उसमें से एक रियल एक्सपीरियंस है, अभी बताते। रियल रेफर्स टू द रॉ एंड अनस्पीकेबल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इंक्लूडिंग द ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, बॉडीली सेंसेशन एट्सेट्रा। रियल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, the experience of intense physical pain such as the childbirth or the severe injury। किसी के चाइल्ड बर्थ का पेन है या सीवियर इंजुरी है, ये जब उस समय जो दर्द होता है, जो पेन फील करता है, फिजिकल पेन व्यक्ति, वो रियल ऑर्डर का पेन है। मतलब उसे आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। रियल वही है that cannot be described in words according to Lacan। Now इमेजिनरी एक्सपीरियंसेस, मतलब ह्यूमन एक्सपीरियंसेस का इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, फैंटेसीज एंड इल्यूजन इंक्लूडिंग द आइडियलाइज्ड सेल्फ इमेज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द मिरर स्टेज। देखिए, इन्होंने एक मिरर स्टेज बताई है ह्यूमन डेवलपमेंट में। ह्यूमन डेवलपमेंट में मिरर स्टेज आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि पहली बार जब कोई बच्चा अपने आप को किसी चमकदार सरफेस में या मिरर में देखता है, तो पहली बार जानता है कि मैं कुछ हूँ, ये मेरी इमेज है। तो ये जो सेल्फ इमेज का कंस्ट्रक्शन है मिरर स्टेज के दौरान, ये इमेजिनरी है। वो अपने बारे में कुछ भी फैंटेसी, कुछ भी इमेज बनाता है, और एज द चाइल्ड ग्रो, और फिर जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है, वो तो पहला दिन था जब उसने अपनी इमेज बनाई। एज द चाइल्ड ग्रोज ही में कंटिन्यू टू कंस्ट्रक्ट फैंटेसीज। अब वो अपने चारों तरफ की दुनिया को देख के, उसके चारों तरफ पेरेंट्स हैं, उसके चारों तरफ टीवी पे बहुत सारे से सीरियल्स हैं, उसके चारों तरफ पूरा समाज है। अब उन्हें देख देख के वो स्वयं के बारे में भी कि मेरे को ऐसा होना चाहिए, वो अपनी सेल्फ इमेजेस बना लेता है। अब सेल्फ इमेज बनेगी कैसी, ये देखिए, आइडियलाइज सेल्फ इमेज बनाता है। अब वो बनेगी कैसी, ये बात ध्यान रखिएगा। बेस्ड ऑन द कल्चरल आइडियल्स और पर्सनल डिज़ायर्स। जिस कल्चर में रह रहा है उसी कल्चर के आइडियल्स को या उसी कल्चर की चीज़ों को समझ के, या उनमें से वो स्वयं जो कुछ सिलेक्ट करता है उसके हिसाब से वो अपनी इमेज बना लेता है। तो रियल ऑर्डर क्या हुआ कि जो चीज़ आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इमेजिनरी क्या हुआ, जो आपने अपने लिए एक सेल्फ इमेज बनाई है, वो इमेजिनरी है। एंड नाउ द सिम्बॉलिक, दिस इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट, जिसे उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म के बेसिस पे समझने की कोशिश की है। सिम्बॉलिक इंक्लूड्स लैंग्वेज, कल्चर and social structures that provide meaning and order to human life। Symbolic को समझने के लिए एग्जाम्पल देखिए। For example, the concept of marriage is a symbolic institution with legal, cultural and social significance that regulates relationship and family structure। अब फॉर एग्जाम्पल, जब वो बड़ा हो रहा है बच्चा, तो उस समय भी वो शादियाँ देख रहा है, तो उसके दिमाग में एक कंसेप्ट ऑफ मैरिज बन रहा है। कंसेप्ट ऑफ मैरिज के वो लीगल, कल्चरल, सोशल सिग्निफिकेंस सारे एनालाइज कर रहा है। जैसे जैसे उसकी समझ है वो समझता जाता है। अब ये जो है जिसमें लीगल, कल्चरल, सोशल सिग्निफिकेंस है, सोशल स्ट्रक्चर्स वर्क कर रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशन सिंबॉलिक कहलाते हैं। तो ह्यूमन एक्सपीरियंस का ये ट्रायडिक मॉडल है जिसमें तीनों तरीके के एक्सपीरियंस होते हैं। वन इज़ द रियल ऑर्डर एक्सपीरियंस, उसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अनदर इज़ द इमेजिनरी वन, एंड थर्ड वन इज़ द सिम्बॉलिक वन विच इंक्लूड्स लैंग्वेज, कल्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर। ना देखिए, यहाँ पे मिरर इमेज को समझाया कि ये बच्चा बैठा हुआ है, ये अपने मिरर में देखता है। सो मिरर कंसेप्ट के लिए, मिरर स्टेज के लिए
लेका जो है वो बहुत फेमस हैं। अकॉर्डिंग टू लेका, मिरर स्टेज इज ए क्रिटिकल फेज इन चाइल्ड डेवलपमेंट। कब आती है ये मिरर स्टेज? 6 to 18 months ऑफ एज में, वेयर एन इन्फेंट रिकॉग्नाइजेज हिमसेल्फ इन ए मिरर और अदर रिफ्लेक्टिव सर्फेसेज। पहली बार वो खुद को देखता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द ईगो, और समझता है कि मैं भी कुछ हूँ, और डिवेलप ए सेंस ऑफ सेल्फ। द इमेज अपीयर्स एज यूनिफाइड एंड कोहरेंट होल। पहली बार वो अपने आप को पूरा देखता है। जब तक उसने इमेज नहीं देखी थी अपनी पूरी की पूरी, तब तक वो हाथ से कुछ पकड़ रहा है तो उसका वो कंसेप्ट था कि हाथ ऐसे है या पैर ऐसे हैं या पेट ऐसा है। लेकिन पहली बार वो अपनी पूरी बॉडी को देखता है और एज ए यूनिफाइड और कोहरेंट होल समझने की कोशिश करता है। द ईगो दैट इमर्जेस फ्रॉम दिस process get structured by symbolic system and social norm। देखिए मिरर, देखिए रियल अलग हो गया, अब मिरर स्टेज में उसकी ईगो डेवलप हो गई। अब ये ईगो वाला जो पार्ट है ये धीमे धीमे स्ट्रक्चर्ड होगा, किससे? उस सिंबॉलिक सिस्टम से एंड सोशल नॉर्म से। इट शेप्स द इंडिविजुअल सेंस ऑफ आइडेंटिटी विद इन ब्रॉडर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक फ्रेमवर्क। अब देखिए सिंबॉलिक ऑर्डर क्या क्या इंक्लूड करता है। इनके सिंबॉलिक ऑर्डर में बेसिकली ये 3 चीज़ें हैं। लैंग्वेज फंक्शंस ए लॉट एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रक्चरलिस्ट मॉडल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द कल्चर एंड द सोशल नॉर्म दैट शेप द ह्यूमन सब्जेक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस बाई स्ट्रक्चरिंग थॉट एंड रेगुलेटिंग सोशल रिलेशन। ये जो सिंबॉलिक ऑर्डर है ये किसी भी व्यक्ति के थॉट्स को और सोशल रिलेशंस को स्ट्रक्चर करने का काम करता है। नाउ एक ये बड़ी फेमस बात है जो लेकान ने कही, द अनकॉन्शियस इज ऑल्सो स्ट्रक्चर्ड लाइक ए लैंग्वेज। मैंने शुरू में भी बताया। लेकान आर्ग्यूड दैट अनकॉन्शियस ऑपरेट्स थ्रू ए सिस्टम ऑफ सिग्निफायर्स मच लाइक लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज में अब जब आपने स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ा होगा तो आपने सिग्निफायर्स, सिग्निफाइड और साइन के बारे में पढ़ा होगा, और इसी से ही जो है वो लैंग्वेज बनती है। अब देखिए उसका कंपैरिजन इन्होंने अनकॉन्शियस से करा। जस्ट एज लैंग्वेज इज स्ट्रक्चर्ड बाय सिग्निफायर्स एंड सिग्निफाइड, द अनकॉन्शियस इज स्ट्रक्चर्ड बाय ए नेटवर्क ऑफ सिग्निफायर्स दैट रिप्रेजेंट रिप्रेस्ड डिजायर्स, फियर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स। जो हमारा अनकॉन्शियस है उसमें भी बहुत तरीके के सिग्निफायर्स हैं। वो सिग्निफायर्स किससे रिप्रेजेंट होते हैं? आइदर दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द रिप्रेस्ड डिजायर्स जो अनकॉन्शियस में भरी हुई हैं, हमारे फियर्स और हमारे कन्फ्लिक्ट्स। दीज सिग्निफायर्स फॉर्म ए चेन ऑफ एसोसिएशन सिमिलर टू द वे वर्ड्स फॉर्म सेंटेंसेज इन द लैंग्वेज। वही सिग्निफायर जुड़ के जो है वो सेंटेंस बनाते हैं लैंग्वेज में। इसी तरीके से जो अनकॉन्शियस में स्टोर्ड चीज़ें हैं वो जुड़ के एक सेंस बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन ए ड्रीम ए पर्सन में सी ए स्नेक। मानिए किसी ने सपने में एक स्नेक देखा। अब हम जानना चाह रहे हैं इसने स्नेक क्यों देखा। तो अब उसके अनकॉन्शियस में क्या चल रहा है कि जो उसने स्नेक देखा। ये वाली बात तो फ्रॉइड ने भी कही थी। तो यहाँ समझिए कि किस तरीके से उसका अनकॉन्शियस शेप है, वो बात हमें समझ में आएगी, विच कुड रिप्रेजेंट वेरियस अनकॉन्शियस एसोसिएशंस। अब देखिए इस स्नेक के देखने के बहुत सारे से मीनिंग्स हो सकते हैं। लाइक ये स्नेक जो है इट इज़ द सिंबल ऑफ सेक्सुअलिटी, और this snake is the symbol of danger, और this snake may also be the symbol of temptation। मतलब ये इनमें से किसी भी आइडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इस तरीके से द प्रेजेंस ऑफ द स्नेक एक्टिवेट्स ए चेन ऑफ रिलेटेड सिग्निफायर। एक वर्ड का मीनिंग देखे बहुत सारे आए, इसी तरीके से एक सिग्निफायर को देखा अनकॉन्शियस के तो उससे बहुत सारे से चेन ऑफ सिग्निफायर्स समझ में आ जाते हैं। यही बात जैसे लैंग्वेज के साथ होती है वही बात अनकॉन्शियस के साथ होती है। सिग्निफायर्स दोनों जगह अलग अलग है, और इसीलिए इन्होंने कहा कि अनकॉन्शियस इज स्ट्रक्चर्ड लाइक ए लैंग्वेज। दूसरी बात कही, अनकॉन्शियस इज ऑल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ द लैंग्वेज। ही ऑल्सो असर्टेड कि लैंग्वेज ही शेप करती है अनकॉन्शियस को। डेवलपमेंट ऑफ अनकॉन्शियस इज डीपली इंटरट्वाइंड विद द एक्विजिशन एंड इंटरनलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज ड्यूरिंग चाइल्डहुड। देखिए इन्होंने कहा जब अनकॉन्शियस डेवलप हो रहा है
वो साथ के साथ डेवलप होता है। जैसे जैसे बच्चा भाषा सीखता जाता है, उसको इंटरनलाइज करता जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भाषा की बढ़ती है, उसी तरीके से उसके अनकॉन्शियस का डेवलपमेंट होता जाता है। ये लेकों की अपनी थियरी है जो फ्रॉइड ने नहीं बताई थी। इन्होंने उसे लैंग्वेज के साथ रिलेट किया है और बताया है एक साइड अनकॉन्शियस का डेवलपमेंट, दूसरी साइड इंटरनलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज, दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस हैं जो चाइल्डहुड में चलते हैं। As children learn language, they also internalize symbolic order of society, including its norms, values, and cultural meaning. This process shapes their unconscious desires, fears, and fantasies. For example, societal narratives about gender roles may influence persons' unconscious beliefs and behavior regarding masculinity और femininity. देखिए, एक साइड वो भाषा सीख रहा है, दूसरी साइड अपने घर में जेंडर रोल्स देख रहा है या मतलब अपने पेरेंट्स को देख रहा है कि उनके जेंडर रोल फिक्स हैं। तो धीमे धीमे क्या होता है कि उसके अनकॉन्शियस में ये विश्वास बैठ जाता है कि एक फीमेल है तो उसे ऐसे बिहेव करना चाहिए या इस तरीके से रहना चाहिए, एक मेल है तो उसे इस तरीके से बिहेव करना चाहिए। इट मीन्स कि उसके बिहेवियर सेट हो जाते हैं उसके दिमाग में अबाउट मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। सिमिलरली एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन बिहेवियर एक्सप्रेस थ्रू लैंग्वेज, being polite, conforming to gender norms while rejecting the other get internalized in unconscious. अब क्या होता है कि देखिए बहुत सारा सा मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का जो बिहेवियर है, जेंडर रोल्स वाला जो बिहेवियर है, वो एक्सप्रेस तो शब्दों के जरिए ही किया जाता है, भाषा के जरिए ही किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझ सकते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर उतना पोलाइट और उतना एक्सेप्ट नहीं करता चीज़ों को आसानी से जितना फेमिनिन जेंडर वाले कर लेते। अब ये सब वो कहाँ से सीख रहा है? वो इंटरनलाइज हो रही हैं बातें, वो बातें जो उसके इर्द गिर्द लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस की जा रही हैं कि जैसे पोलाइट होने की बात कही, सॉरी बोलने की बात कही, और जेंडर रोल के हिसाब से जो भी बातें कही जा रही हैं वो साथ के साथ उन्हें इंटरनलाइज करता जा रहा है और वो उसके अनकॉन्शियस में स्टोर होती जा रही हैं और इसी से ही चाइल्ड का सेंस ऑफ सेल्फ और उसके बिहेवियर पैटर्न एडल्टहुड में जब वो पहुंचता है वो गवर्न होते हैं। Societal stigma surrounding certain sexual practices may manifest in unconscious feeling of guilt and shame. अब इस तरीके से और भी समझ सकते हैं कि देखिए कुछ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के लिए बैन या प्रोहिबिशंस हैं हमारे सराउंडिंग्स में। अब अगर कि वो बच्चा उन्हें ठीक से नहीं समझ पा रहा है या उसने कुछ भी इमेज बना ली है जो उसके अनकॉन्शियस में चली जाएगी और चली जाती है और वो कभी कभी उन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के साथ उसके अंदर फीलिंग ऑफ गिल्ट और शेम भी इंक्लूड हो जाती है। तो कुल मिला के जो बात कहना चाहा है वो यही है कि एक साइड लैंग्वेज का एक्विजिशन और इंटरनलाइजेशन, दूसरी साइड अनकॉन्शियस की शेपिंग साथ साथ हो रहे हैं। अब अगर ऐसा हो रहा है तो ये साइको एनालिसिस के प्रोसेस में कैसे हेल्पफुल है? तो उन्होंने बताया लेकेनियन थ्योरी वाले ने कि जब वो लेकन के हिसाब से एनालिसिस करते हैं तो पेशेंट की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है, पर्टिकुलरली स्लिप्स ऑफ टंग। मतलब अगर वो उसकी कोई स्लिप ऑफ टंग है, वो कुछ गड़बड़ बोल रहा है या उसके ड्रीम्स हैं और फ्री एसोसिएशंस हैं, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो पेशेंट से पूछते हैं और पेशेंट अपनी सारी बात अपनी भाषा में बताता है। अब उस भाषा को, उस लैंग्वेज को ध्यान से सुनते हैं साइको एनालिस्ट और उन स्लिप ऑफ टंग को पकड़ते हैं, उन ड्रीम्स को समझते हैं और उन शब्दों के यूज़ से वो अंदाज लगा लेते कि आखिर इसके अनकॉन्शियस में कौन सी चीज़ें हैं जो इसे परेशान कर रही हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एक पेशेंट है, मैं रिपीटेडली यूज सर्टेन वर्ड, हो सकता है वो अपनी भाषा में कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं वो बार बार यूज़ कर रहा है, जब उसकी थेरेपी चल रही है तो वो बार बार यूज़ कर रहा है। अब एनालिस्ट समझ लेता है तुरंत से कि इसके अनकॉन्शियस में कोई कंसर्न या कोई फिक्सेशन है। अब वो उसकी लिंग्विस्टिक एनालिसिस से उसके अनकॉन्शियस को अनकवर कर लेता है और अकॉर्डिंगली उसे थेरेपी दे देता है।
अब ये तो रही पेशेंट की बात। अब साइको एनालिसिस लेखकों के हिसाब से लिटरेचर में क्या करें, लिटरेचर के करेक्टर्स की हम इसी तरीके से साइको एनालिसिस कर सकते हैं। नाउ देखिए, यहाँ फ्रॉइड और लेकन के ईगो के कंसेप्ट को समझते हैं कि कहाँ कुछ डिफरेंस है। बोथ फ्रॉइड एंड लेकन कंसेप्चुलाइज द ईगो एज ए सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द साइकी, बट देयर पर्सपेक्टिव डिफर इन टर्म्स ऑफ ईगोज फंक्शन, फॉर्मेशन एंड रिलेशनशिप विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। दोनों ने ईगो की बात करी है, लेकिन दोनों बताते हैं कि इनका फंक्शन अलग है, इनका फॉर्मेशन अलग है और इनका रिलेशनशिप टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड अलग है। फ्रॉइड्स ईगो इज मोर कंसर्न विद रियलिटी टेस्टिंग एंड डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे आप फ्रॉइड में देख ही चुके हैं। whereas Lacan's ego is closely tied to the construction of identity and subjectivity within the symbolic order। फ्रॉइड ने कहा कि भाई रियलिटी टेस्टिंग के लिए और डिफेंस मैकेनिज्म के लिए ईगो जो है वो फंक्शन करती है, बट अकॉर्डिंग टू लेका ईगो इज़ हेल्पफुल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी एंड ए सेंस ऑफ सेल्फ, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन इमेजिन ए चाइल्ड लुकिंग इन टू ए मिरर एंड रिकॉग्नाइजिंग हिमसेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम। मिरर इमेज वाले में बताया, दिस रिकॉग्निशन इज ए सिग्निफिकेंट मोमेंट इन हिज डेवलपमेंट बिकॉज एट दिस मोमेंट ही बिगिंस टू कंस्ट्रक्ट ए सेंस ऑफ सेल्फ। इस क्षण अकॉर्डिंग टू लेका ही बिगिंस, जब वो मिरर में देख रहा है पहली बार सेंस ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्ट करता है। लेका आर्ग्यूज दैट दिस मोमेंट इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट ए विजुअल रिकॉग्निशन। लेका के हिसाब से ये सिर्फ एक विजुअल रिकॉग्निशन नहीं है, उससे ज़्यादा है। इट इन्वॉल्व्स एन इमेजिनरी आइडेंटिफिकेशन विद द मिरर इमेज। ईगो बनती है, ये वाली बात तो उन्होंने भी कही फ्रॉइड ने, बट लेका कहते हैं कि ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो विजुअली अपने आप को देख रहा है, बल्कि इसमें कुछ इमेजिनरी आइडेंटिफिकेशन इन्वॉल्व होता है, लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ईगो, जो अल्टीमेटली ईगो को बनाने में हेल्पफुल होता है। कहने का मतलब, जिस स्टेज तक ईगो को एनालाइज फ्रॉइड ने किया वो उससे आगे जाते हैं। वो लेकन जो है, ही टॉक्स अबाउट ईगो विद रेफरेंस टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ सेल्फ। देखिए, दूसरा फ्रॉइड जो है वो अनकॉन्शियस की बात करते हैं कि अनकॉन्शियस में क्या है, कैसे है, और ये कहते हैं कि अनकॉन्शियस जो है वो सिंबॉलिक ऑर्डर से भी प्रभावित होता है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि सिंबॉलिक ऑर्डर क्या है, लैंग्वेज, कल्चर और सोशल नॉर्म्स जो ह्यूमन सब्जेक्टिविटी को शेप करते हैं, बताया। एग्जाम्पल से समझिए, पर्सन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर रोल, यही हमने वहाँ भी बताया था पिछली स्लाइड में कि जेंडर रोल की अंडरस्टैंडिंग एक व्यक्ति की कहाँ से आती है कि फेमिनिन जेंडर को ऐसे वर्क करना चाहिए, मैस्कुलिन जेंडर को ऐसे रहना चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आती है। सोसाइटल एक्सपेक्टेशन एंड मोरल कोड्स, मतलब समाज ने हमारे बना रखे हैं कुछ मोरल कोड्स हैं, वो सिंबॉलिक ऑर्डर को डिसाइड करते हैं, और वही सिंबॉलिक ऑर्डर हमारे अनकॉन्शियस को और हमारी अनकॉन्शियस डिज़ायर्स और बिहेवियर को गाइड करता है। यानी बच्चा कैसे बिहेव करेगा उसका वो डिसाइड होगा उस सिंबॉलिक ऑर्डर से, क्योंकि उस सिंबॉलिक ऑर्डर में सोशल एक्सपेक्टेशन और जेंडर रोल्स प्री डिसाइडेड हैं। अब ये वाली बात इन्होंने सिंबॉलिक ऑर्डर के बारे में बताई, जबकि फ्रॉइड क्या कहते हैं अनकॉन्शियस के बारे में, द अनकॉन्शियस इज स्ट्रक्चर्ड बाय द प्रिमिटिव ड्राइव्स। इस प्रिमिटिव ड्राइव की बात लेखन नहीं करते, वो करते हैं चारों तरफ की सराउंडिंग्स की बात। वो कहते हैं कि इड, ईगो, सुपर ईगो की से स्ट्रक्चर होते हैं, वो कहते हैं नहीं, सिंबॉलिक ऑर्डर से स्ट्रक्चर होते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, unconscious is repository of the repressed thoughts, memories and desires that are outside of conscious awareness but exert a powerful influence on behavior। अब देखिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एडल्ट में हैव अनकॉन्शियस डिजायर्स और फियर्स ड्यू टू हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस दैट इन्फ्लुएंस हिज एडल्ट रिलेशनशिप एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फ्रॉइड के हिसाब से तो ये बात सही है कि किसी एडल्ट के अगर अनकॉन्शियस में कुछ फियर और डिज़ायर्स हैं जो उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के वजह से उसके दिमाग में इकट्ठी हुई हैं, तो वो उसके एडल्टहुड में भी उसके रिलेशनशिप को और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को प्रभावित करेगी। बट नहीं, ये नहीं कहते कि चाइल्डहुड की एक्सपीरियंसेस की वजह से ऐसा हुआ। ये कहते हैं कि वो जो सिंबॉलिक ऑर्डर था जिसमें लैंग्वेज, कल्चर और सोशल नॉर्म्स थे, उन चीज़ों ने इन्फ्लुएंस किया चाइल्ड के
अनकॉन्शियस के डेवलपमेंट को। ये दोनों में विशेष अंतर है। लेकिन एम्फेसाइजेज द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल सिंबल इन स्ट्रक्चरिंग अनकॉन्शियस ऑर्डर in unconscious, while Freud focuses on the repressed memories and desires. Now example of symbolic order and unconscious. अब देखिए एक एग्जाम्पल से समझिए, थोड़े क्रिटिकल कंसेप्ट्स हैं, तो इसीलिए मैंने बार बार एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश की है ताकि आप एक कंसेप्ट को अच्छे से समझ लें विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, someone experiences recurring dreams of being chased by a horrible figure. इसे हम देखेंगे लेखकों के हिसाब से क्या है, फ्रॉड के हिसाब से क्या है। कोई व्यक्ति है जो बार बार एक सपना देखता है। सपना क्या देखता है कि उसे कोई डरावनी फिगर उसके पीछे पड़ी हुई है, ये वो सपना देखता है। अब हम देखते हैं कि फ्रॉड के हिसाब से ये सपने को इंटरप्रेट कैसे करें और लेकन के हिसाब से इस सपने को इंटरप्रेट कैसे करें। देखिए, अकॉर्डिंग टू लेकन, द ड्रीम में सिंबलाइज वेरियस अनकॉन्शियस एंजाइटीज और कन्फ्लिक्ट्स रूटेड इन द सिंबॉलिक ऑर्डर। कि ड्रीम में अनकॉन्शियस की वो एंजाइटीज और कन्फ्लिक्ट्स दिखाई देते हैं। वो एंजाइटीज और कन्फ्लिक्ट्स कहाँ से आए? वो उस सिंबॉलिक ऑर्डर से आए। वो सिंबॉलिक ऑर्डर क्या है कि सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और उसकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन में क्या उसने स्ट्रगल किया है, क्या उसे इस बात का डर लग रहा है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, मतलब सराउंडिंग्स हैं, और वो इसे कैसे, जब वो इसे फेस करेगा तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। कहने का मतलब लेखक के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से उस ड्रीम को जब हम एनालाइज करेंगे तो उसके सिंबॉलिक ऑर्डर को एनालाइज करना होगा। अब देखिए फ्रॉडियन पर्सपेक्टिव से, ड्रीम वुड बी सीन एज ए प्रोडक्ट ऑफ अनकॉन्शियस प्रोसेसेस रिप्रेजेंटिंग द रिप्रेस्ड डिज़ायर और अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम इंडिविजुअल पास्ट। वो कहते हैं कि इसकी पास्ट में कुछ रिप्रेस्ड डिज़ायर रह गई और अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स रह गए पास्ट के, बचपन के, और वो या बचपन के नहीं है तो पास्ट टाइम के हैं, वो जो हैं अनकॉन्शियस में बार बार आते हैं और वो ही इसके ड्रीम में दिखाई देते हैं। द ड्रीम में सिंबलाइज ए रिप्रेस्ड एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल साइके सच एज अनरिजॉल्व्ड चाइल्डहुड ट्रॉमा और फॉरबिडन डिजायर्स। द एक्ट ऑफ बीइंग चेज्ड कुड रिप्रेजेंट इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू एवेड और सप्रेस दीज अनकॉन्शियस इम्पल्सेस। फ्रॉड के हिसाब से वो बार बार पीछा कर रहा है, ये इंडिकेट करता है कि वो व्यक्ति इस सप्रेशन से दूर निकलना चाह रहा है। विच कंटिन्यू टू एग्जर्ट इन्फ्लुएंस, और ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमा और फॉरबिडन डिज़ायर थी वो उसे परसिस्टेंटली इन्फ्लुएंस कर रही हैं, बीइंग रिप्रेस्ड फ्रॉम द कॉन्शियस अवेयरनेस, और वो कॉन्शियस लेवल तक नहीं आ पा रही हैं। तो समझ गए, लेकिन जो है वो चीज़ों के सॉल्यूशन के लिए सिंबॉलिक ऑर्डर की तलाश करते हैं और फ्रॉडियन पर्सपेक्टिव में चीज़ों के सॉल्यूशन के लिए उसकी रिप्रेस्ड डिज़ायर और अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स ड्यू टू द चाइल्डहुड ट्रॉमाज और फॉरबिडन डिज़ायर्स की एनालिसिस होती है ना। लेकर्स सिंबॉलिक ऑर्डर एंड फ्रॉड्स एडिपस कॉम्प्लेक्स। देखिए, एडिपस कॉम्प्लेक्स वाला जो टर्म है वो फ्रॉड ने दिया है, और ये क्या कहते हैं, एडिपस कॉम्प्लेक्स कैसे डेवलप हुआ। बोथ कंसेप्ट एड्रेस द रोल ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर इन शेपिंग ह्यूमन सब्जेक्टिविटी। दे ऑपरेट एट डिफरेंट लेवल ऑफ एनालिसिस एंड एम्फेसाइज डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ साइकिक डेवलपमेंट। मतलब दोनों कंसेप्ट के बारे में समझते हैं और दोनों कंसेप्ट जो हैं डिफरेंट लेवल पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। द सिंबॉलिक ऑर्डर फोकसेस ऑन द ब्रॉडर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट। ये तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम सिंबॉलिक ऑर्डर की बात करते हैं तो वो कल्चरल और लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट है। एडिपस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो वो उसकी अनकॉन्शियस डिज़ायर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि यंग बॉय है और वो एडिपस कॉम्प्लेक्स फेस कर रहा है। वो जेलसी और राइवलरी रख रहा है अपने फादर के प्रति, और उसकी मदर से उसका क्लोज रिलेशन है, और वो चाहता है, एडिपस कॉम्प्लेक्स जैसे आपने पढ़ा भी है फ्रॉड में, कि वो अपने फादर को रिप्लेस करे और अपने मदर के एक्सक्लूसिव लव और अटेंशन को पा सके। फ्रॉड के हिसाब से ऐसा क्यों हुआ
It is the manifestation of Oedipus complex, reflecting his unconscious desires and conflict related to the family dynamics and gender identity. उन्होंने कहा कि भाई ये इसकी अनकॉन्शियस डिज़ायर्स की गड़बड़ी है फ्रॉइड के हिसाब से, क्योंकि शायद उसकी फैमिली डायनेमिक्स में कुछ गड़बड़ रही होगी बचपने में और जेंडर आइडेंटिटी के फ्रेमिंग में कुछ गड़बड़ रही होगी बचपने में, इसलिए उसे आज तक ही उस चीज़ से छुटकारा नहीं मिल पाया, उसकी अनकॉन्शियस डिज़ायर्स ऐसी रही। जबकि लेखक क्या कहते हैं इन टर्म्स ऑफ द सिंबॉलिक ऑर्डर, कहते हैं कि हाउ सोसाइटल नॉर्म्स एंड कल्चरल नैरेटिव शेप द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैमिली रिलेशनशिप। वो कहते हैं कि इसके सिंबॉलिक ऑर्डर में कहीं गड़बड़ी है। वो जो सोसाइटल नॉर्म और कल्चरल नैरेटिव जिसने इसके अनकॉन्शियस को शेप किया है वो कहीं गड़बड़ हैं। मतलब वो बच्चे को स्वयं को नहीं मानते, वो सिंबॉलिक ऑर्डर को मानते हैं और इसलिए उसको ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है। नाउ देखिए, दिस टर्म फैलस इज गिवन बाय लेका एंड पैनिस एनवी बाय फ्रॉइड। इनमें क्या डिफरेंस है? इन लेकेनियन थियरी फैलस इज ए सिंबॉलिक सिग्निफायर रिप्रेजेंट मेल पावर, अथॉरिटी और द फीमेल लैक। ये बात करते हैं फैलस जो है इट इज़ द सिंबल ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, और दूसरी साइड ये मानते हैं कि इट इज़ द फीमेल लैक। It is not equivalent the anatomical penis, rather a symbol that operates within the symbolic order. तो यहाँ phallus is not been used as a part of male body. Rather, it is used as a symbol that operates within the symbolic order. Symbolic order, again, that language and cultural construct to organize desire and shape subjectivity. अब देखिए फ्रॉड्स पेनिस एनवी क्या है? फ्रॉड रिपोर्ट दैट गर्ल्स एक्सपीरियंस पेनिस एनवी, ए डिज़ायर फॉर मेल जेनेटिलिया विच लीड्स टू द फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी। वो फ्रॉड ने ये सेंस दिया था कि एज फीमेल्स आर नॉट हैविंग द पीनिस, दैट इज़ वाई दे आर हैविंग ए डिज़ायर टू हैव पीनिस, एंड एज दे आर नॉट हैविंग दे आर फीलिंग इन्फीरियरिटी that contributes to development of female gender identity and sexuality. For example, we may think about a woman who aspires for position. एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक औरत है जो चाहती है कि उसे अच्छी सी पोजीशन मिले, अथॉरिटी वाली, और पावर मिले, और जो अक्सर करके मैन के पास होती है। अब इस वुमन की एनालिसिस करते हैं लेखक के हिसाब से कि उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो है in terms of symbolic significance of phallus, suggesting that her desire for power reflects a desire to assess the symbolic realm of authority. So it is not the desire that she wants to have the phallus, or she needs or she wants the symbolic significance of phallus, that is the power and authority. Not in the literal sense she is desirous of man genitalia. For Freud, he is a little bit different. Might interpret her ambition as stemming from the unresolved penis envy. कहते हैं उनके अंदर unresolved penis envy रह गई, और वो envy की वजह से उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए वो चाहती है कि उसको अथॉरिटी मिले। तो देखिए, दोनों लगभग एक से ही कंसेप्ट पे बोले हैं, लेकिन फ्रॉइड का कंसेप्ट जहाँ ख़त्म होता है उससे आगे लेका का कंसेप्ट शुरू होता है। So this is again desire and lack. You may also understand कि desire उनके हिसाब से, लेका के हिसाब से कभी fully satisfy नहीं हो सकती, क्योंकि वो lack पे ही structured हुई है और वो symbolic order का part होती है। और perpetual cycle of desire and lack is central to the human condition and derives much of our behavior. So I think you would be able to understand Jacques Lacan. So thanks for your patience listening.